नमस्ते साथियों, जीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए, अगर आप पीटेट की तैयारी कर रहे हो या यूपीपीएससी सेट की कर रहे हो या किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो संधि तो सभी एग्जाम में होती है। अगर किसी में टॉपिक में संधि नहीं भी दिया है तो संधि का संबंध शब्द शुद्धि से भी होता है, उपसर्ग से भी होता है, समास से भी होता है और प्रत्यय से भी होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं संधि इसमें भी भूमिका निभाती है। तो संधि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हिंदी व्याकरण सीखने के लिए। जो संधि टॉपिक है वो मान लो कि मेन टॉपिक है, ये समझ सकते हैं। तो देखिए, पीटेट की या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए अपनी क्लासेस आने वाली है, वो टॉपिक वाइज आएंगी। पहले टॉपिक को थोड़ा समझा दूंगा, उसके साथ में आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा, है ना। और क्वेश्चन देखिए, प्रश्न को कैसे सॉल्व करना चाहिए उसके लिए हमको एक चीज पता होना चाहिए कि प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में किस तरह से आ रहे हैं, उसका लेवल क्या है, मतलब किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो उसको मतलब उसकी जानकारी कब पता चलती है हमको, जब सभी के क्वेश्चन मिला के हम देखते हैं, है ना। ठीक है, जब हम सभी जगह के मान लो यूपी के हो गए, राजस्थान के हो गए, एमपी के हो गए, सभी एग्जाम के क्वेश्चन मिला करके हम देखते हैं संधि के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो हमको पता चलता है कि संधि में इस प्रकार से प्रश्न किए जा सकते हैं। कई बार इतना सिंपल पूछ लेते हैं कि जल्दबाजी में उसमें गलती कर बैठते हैं। ठीक है, और कई बार हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ही हार्ड प्रश्न है, लेकिन बहुत सिंपल होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए, तो यहाँ देखिए, जो संधि है उससे आपका क्या हो जाएगा, शब्द शुद्धि हो जाएगी सही, उससे आप उपसर्ग भी निकालना सीख लोगे, समास भी सीख लोगे और प्रत्यय भी सीख लोगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, संधि को समझेंगे। सबसे पहले देखिए, संधि की जो परिभाषा है वो क्या होती है। जब हम बोलते हैं, ये एकदम सिंपल परिभाषा जो आमतौर पे आपको समझा सकूं मैं, बोलते समय दो शब्दों के पास पास आ जाने पर वर्णों में, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, पास पास आ जाने पर वर्णों में जो विकार, विकार का अर्थ हो जाता है परिवर्तन। ठीक है, जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, जो परिवर्तन आता है उसको संधि कहते हैं। देखिए, जैसे हम क्या डेली बेस पे जो बोलते हैं, जैसे 500 का नोट है तो उसको हम क्या कहते हैं, 500 देना, है ना। किसी भी मांगते हैं भाई 500 देना, तो क्या कहते हैं हम उसको, 500 ना लगा देते हैं। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो 5 और 100 है, लेकिन वो क्या बन जाता है, 500 बन जाता है। वैसे ही डाकघर क्या है, डाक और घर है, वो क्या बन जाता है, डाकघर बन जाता है ना। क की जगह क्या हो जाता है, गा आ जाता है, डाकघर। तो यही क्या है, ये तो हम आमतौर पे कहते हैं। तो इससे आपको सीखना है कि संधि क्या होती है। जब हम दो शब्दों को पास में ला रहे हैं तो उसमें जो विकार आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। चलिए आगे आप देखते हैं कि संधि में आपको कौन कौन सी चीजें याद रखना होता है। तो संधि के जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की संधि होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हो जाएगी। अब देखेंगे स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने होते हैं, 5 प्रकार से होते हैं। एक होती है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी हो जाएगी गुण संधि, गुण स्वर संधि, तीसरी हो जाएंगी वृद्धि संधि, तो चौथा प्रकार हो जाएगा, वो हो जाएगा यन संधि। आपको इसको यन स्वर संधि नहीं कहना है, क्योंकि यन वर्ण जो है वो य व र आते हैं, वो स्वर नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए यन संधि कहलाती है। अब पांचवी जो है अयादी संधि है। देखिए, इसकी जो ट्रिक होती है आमतौर पे हम देखते हैं, जो 80% काम करती है ना, हर जगह पे ट्रिक काम नहीं आती है। इसको अगर हम देखें तो कहीं हमको आ दिख जाए, है ना, ई दिख जाए बड़ी, या फिर बड़ा ऊ दिख जाए,
और संस्कृत में बड़ा री चलता है। ठीक है, ये संस्कृत में चलता है। फिर ये हमको दिख जाए तो क्या होता है, अधिकतर चांसेस के दीर्घ स्वर संधि होने के होते हैं। वही हम देखें गुण संधि की जो पहचान होती है तो क्या होती है, ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा या फिर आर, है ना। तो इससे हम पहचान सकते हैं। वृद्धि संधि, अब देखिए इसमें क्या है, शब्द को समझिए, क्या कहा है वृद्धि, तो इसमें क्या करना है, वृद्धि कर दू। मतलब पहले एक चोटी है तो इसको हमने डबल चोटी कर दी, वृद्धि कर दी। यहाँ भी एक चोटी है तो इसकी डबल चोटियां कर दी, क्या कर दी, इसमें वृद्धि कर दी। तो वृद्धि संधि की पहचान ऐ और औ। यन संधि को कैसे पहचानेंगे, तो आधा वर्ण, ठीक है, आधा वर्ण किसके साथ होना चाहिए, य के साथ, व के साथ या र के साथ, इनके साथ अगर जुड़ा हुआ मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, यन संधि की पहचान हो जाएगी। अयादि संधि को कैसे पहचानेंगे, अगर शब्द के मध्य में, शब्द के मध्य में आपको यह या फिर वह दिख जाए ना, पूरा दिखना चाहिए, इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं मिलना चाहिए, मतलब कोई वर्ण जुड़ा हुआ नहीं मिलना चाहिए। जैसे पवन हो गया, है ना, नयन हो गया, तो ये वह दिख गया, बीच में यह दिख गया, है ना, भवन हो गया, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि अयादि संधि है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। देखिए संधि बनी कब है, जो शब्द है, जो शब्दावली है, जो कोश, शब्द कोश में शब्द है, ये शब्द पहले ही लिखे जा चुके थे, बोले जा चुके थे, उसके बाद में ये नियम बनाए गए, तो इसलिए नियम पे पूरी संधि नहीं चलती है ना। क्या चीजें ध्यान रखना होता है, सबसे पहले आपको शब्दों का अर्थ होना चाहिए। आप अगर संधि कर रहे हो तो दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए, दोनों शब्दों का मेल होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके बाद आपको याद रखना है नियम, नियम भी, नियम के अनुसार भी, अगर नियम भी जहां काम न करे, जहां अर्थ भी काम न करे, वहां क्या काम करता है, अपवाद होता है। ठीक है, कुछ उदाहरण अपवाद में आते हैं, कहीं कहीं पे नियम काम नहीं करता है तो अर्थ के अनुसार लिया जाता है। तो तीन चीजें आपको याद रखना है। अब देखेंगे कि जो मुक्तावली है इसमें कौन सी संधि है, तो हम देखेंगे ये हो जाएगा मुक्त धनावली या फिर मुक्ताधनावली, क्या होगा इसका। अब देखिए दोनों ही शब्द होते हैं, मुक्त भी शब्द होता है, मुक्ता भी शब्द होता है। ठीक है, और यहाँ का हम अगर देखें तो यहाँ का और यहाँ का दोनों मिलकर क्या बनाएगा, आ बनाएगा, तो बिल्कुल यहाँ नियम बैठ रहा है, मुक्तावली होना चाहिए। यहाँ का आ है और यहाँ का अ है, ये दोनों मिलकर भी क्या करता है, आ बनाता है ना। नियम तो आपको पता ही होंगे, संधि पढ़ी है आपने। ठीक है, अगर से आप चाहते हो कि एकदम अ आ ई ये सब जोड़ करके शुरू से मैं एक वीडियो लाऊं तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं संधि का फिर से शुरू से एकदम स्टार्टिंग से वीडियो लेके आऊं। ठीक है, चलिए अभी तो हम समझते हैं। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, ये भी शब्द है, ये भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और दोनों ही कंडीशन में दोनों नियम के अनुसार क्या हो रहा है, सही हो रहा है। लेकिन अब यहाँ हमको क्या ध्यान देना है, अर्थ पे। नियम काम नहीं करेगा, यहाँ क्या काम करेगा, अर्थ काम करेगा। हाँ, नियम भी करेगा, नियम के साथ में अर्थ काम करेगा। कैसे, मुक्त का अर्थ क्या होता है, जो रहित हो, मुक्त हो, एकदम बंधन से रहित हो। और अवली का अर्थ क्या होता है, कोई पंक्ति हो, है ना, उसको कहते हैं। तो मुक्त और पंक्ति, अगर मान लो कि चिट्ठी की लाइन है ना, ये चिट्ठियां एक पंक्ति में है, तो मुक्त है क्या, मुक्त नहीं है, एक दूसरे से क्या है, बंधी हुई है। तो यहाँ मुक्त के साथ अवली का अर्थ बैठ रहा है क्या, नहीं, तो याला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुक्ता क्या होता है, मुक्ता किसको कहते हैं हम, चलिए, है ना, यहाँ कुछ नहीं है। मुक्ता होता है मोती, और अवली मतलब उसकी कतार, ये मोतियों की कतार है ना। एक क्या बन गई, पंक्ति बन गई इस प्रकार से, तो ये क्या बन गया, मोतियों का हार बन गया, है ना। तो मुक्ता का अर्थ किसके साथ बैठ रहा है, अवली के साथ, इसका एक पंक्ति बन गई, एक कतार, एक हार बन गया, तो उसको क्या कहते हैं, मुक्तावली, जो मोतियों का हार होता है। ठीक है, तो याला हमारे पास सही हो जाएगा और याला गलत हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि नियम के साथ साथ आपको अर्थ पे भी ध्यान देना होता है। अब मुक्ताकाश में देखेंगे इसमें क्या होगा, तो देखेंगे ये भी क्या बन सकता है, मुक्त धन आकाश,
या फिर मुक्ता धन आकाश, इसमें से कौन सा सही होना चाहिए? मुक्त आकाश। आकाश कैसा है? मुक्त है, किसी चीज से बंधा तो नहीं है ना, तो यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मोती का आकाश होता है क्या? मोती का आकाश नहीं होता है, तो यहाँ पे मुक्ता के साथ में अर्थ नहीं बैठ रहा, तो इस कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा? मुक्त धन आकाश होगा। मुक्ताहार देखेंगे, इसमें क्या संधि होंगी, इसका क्या संधि विच्छेद होगा? तो देखिए ये क्या है, आप इस प्रकार से कर सकते हो, मुक्त धन, हार मतलब आहार, या फिर मुक्ताधन आहार। तो बताइए दोनों में से क्या सही होगा? कौन से वाले के साथ जाएंगे हम? अर्थ के साथ, नियम के साथ, या अपवाद? क्या बताइए इसमें से क्या हो सकता है? तो देखिए मुक्त और आहार का अर्थ होता है खाने की चीज, तो खाने की चीज कोई मुक्त है क्या? नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अभी क्या है, मोती है, और मोती का आहार होगा क्या? मोती का आहार होता है? नहीं होता है, मोती का हार होता है, आहार नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ कोई संधि नहीं है, ठीक है, दोनों में तो दीर्घ संधि है, मुक्ताहार में कोई संधि नहीं है। ये क्या है? यह मुक्ता मतलब मोती, और यह है हार जो गले में पहनते हैं ना, ये हार, हारना वाली क्रिया नहीं है, क्या है? संज्ञा है। तो दोनों जैसे के वैसे मिल गए हैं, इसमें कोई संधि नहीं है, इसमें क्या है? संयोग है, जहां कोई परिवर्तन नहीं आए। जब दो शब्द मिलते हैं और उनके वर्णों में विकार नहीं होता है तो उसको संयोग कहते हैं। अगर विकार हो तब उसको क्या कहेंगे हम? संधि कहेंगे। तो यहाँ कोई विकार नहीं हुआ, जैसे का जैसा मुक्ता और हार मिल गया है, तो इसका अर्थ क्या होगा? मोतियों का हार। ठीक है, तो यहाँ पे कोई संधि नहीं, यहाँ पे संयोग है। विश्वामित्र में देखेंगे तो इसका क्या होगा? तो ये बन जाएगा विश्व और अमित्र, तो यहाँ का और यहाँ का दोनों मिलकर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो ये नियम काम कर रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? विश्वामित्र कौन थे? रामायण अगर देखी होंगी तो उसमें एक पात्र है ना, गुरु विश्वामित्र। उनको विश्वामित्र क्यों नाम दिया गया? क्यों सभी विश्व के क्या थे? मित्र थे, है ना, पूरे विश्व के मित्र थे, इसलिए उनको विश्वामित्र कहा गया। अब विश्व अमित्र, अमित्र क्या हो जाएगा? जो मित्र ना हो, तो जो मित्र नहीं है विश्व का वो अर्थ देगा। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? जो मित्र है विश्व का, और ये अमित्र के साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे अर्थ गलत हो जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ क्या काम आएगा? अर्थ आएगा और अपवाद है ये। यह विश्व धन मित्र, अब इधर तो है लेकिन इधर म है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा? कोई नियम काम नहीं कर रहा अ वाला, लेकिन फिर भी दोनों मिलके क्या हो जा रहा है? ये बन जा रहा है विश्वा मित्र। तो यहाँ क्या है? अपवाद है दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि है इसमें क्योंकि आ का आगमन हुआ है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि है। और ये क्या है? अपवाद है, ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे आ कैसे आए। अब क्या होता है, हम लोगों के 10, 15, 20, ज्यादा से ज्यादा 50 दोस्त होते हैं, तो उसको नॉर्मल दोस्त कहते हैं। लेकिन जो विश्व का मित्र हो, पूरे ही विश्व का मित्र हो, तो ये जो प्रभाव डालने के लिए ये क्या हुआ? विश्वामित्र हो गया। विश्वमित्र ना बोल के क्या कह दिया उनको? विश्वामित्र। तो आ का इस प्रकार से यहाँ पे आगमन हो गया, ठीक है। तो हमको इसमें नियम का पता चल गया, अर्थ का पता चल गया, अपवाद पता चल गया, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, है ना। ये पटवार में आया था, तो इसका लेवल देखेंगे। कई क्या बहुत सिंपल आ जाते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा अटपटे होते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? अब आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा है, नहीं पूछा है ना। यहीं पे क्या हो सकता है? गलती हो जाती है। तो देखेंगे परोपकार, पर और उपकार बना है, बिल्कुल सही है ना। इसका जो संधि विच्छेद है ये बिल्कुल सही है, यहाँ कोई त्रुटि नहीं है। जगदीश, इसका जगदी और स नहीं होता, ये गलत दिया हुआ है, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब इसको हम देखेंगे, ये है जगत और इस प्रकार से इसका विग्रह होना चाहिए था, और ये बन जाता जगदीश।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आधा त होना चाहिए था और इस शब्द होना था, तब ये विग्रह सही होता। तो यहाँ गलत दिया है। पितृ आज्ञा का क्या हो जाएगा, पितृधन आज्ञा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, नर और इंद्र, ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है ना। तो सेकंड वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, देखिए क्या है, किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है। तो आपको बताना है कि सही संधि विच्छेद किसमें नहीं हुआ है। वाघ हरि, वाघ हरि, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि ह किसमें बदल जाता है, घ में, ठीक है। तो ये मत सोचना कि घ दे दिया ह दे दिया तो यही गलत होगा। और क किसमें बदल जाता है, ग में, तो ये बिल्कुल सही है संधि विच्छेद। नारायण का नर और अयन नहीं होगा। नारायण किसको कहते हैं, नारायण भगवान है ना, विष्णु भगवान, जिनका स्थान कहाँ होता है, पूरे समुद्र में बीच में, है ना। तो क्या है, यहाँ पे जल है, जिनका जल में स्थान है, इसलिए उनको क्या कहा है, नारायण कहा है। क्या होता है, नारा का अर्थ होता है जल और अयन मतलब स्थान हो जाएगा। तो जिनका स्थान जल में है उसको क्या कहा गया है, नारायण कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नर की जगह नारायण होना चाहिए था, नारा। यही क्या हो जाएगा हमारे पास, सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, जात्याभिमान का क्या हो जाएगा, जाति और अभिमान हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, यन संधि है, क्योंकि यहाँ का जो ई है वो किसमें बदल जा रहा है, या में बदल जा रहा है, ठीक है। पुरोहित का क्या हो जाएगा, पुरोधन हित हो जाएगा। देखिए हमने जो ट्रिक देखी है, ओ की मात्रा हम गुण संधि में देखते हैं और विसर्ग संधि में भी होती है। जैसे यहाँ पे ओ की मात्रा है, लेकिन वो किसमें जाएंगी, वो यहाँ पे विसर्ग संधि में। तो कैसे पहचाने, आप ओ की मात्रा को एक बार विसर्ग में बदलो और एक बार उसको ऊ में बदलो। सबसे पहले आपको ऊ में बदलना है। अगर ऊ के साथ शब्द बन रहा है तो वो गुण संधि हो जाएंगे, और नहीं बन रहा है तो फिर आपको उसको विसर्ग में बदलना है। जैसे कि इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुरोहित को ये कर देंगे पुर, और ओ को अब हम बदल देंगे ऊ में। तो या तो ये उहित होगा या फिर उहित होगा, तो शब्द होता ही नहीं है, तो ये काट दो फिर। तो अब ये इसको हम किसमें बदलेंगे, इसको बदलेंगे विसर्ग में, तो विसर्ग लगा दिया। अब ये क्या बचा, हित। तो हित शब्द होता है, तो ये हो जाएगा पुरोधन हित। तो ये कौन सी संधि हो जाएंगी, विसर्ग संधि। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए क्या है, इसमें से कौन सा संधि शब्द गलत है। प्रश्न को एक बार उधर से पढ़ने के बाद है के बाद देख लो, है ना, एक दो शब्द देख लो कि उसमें पूछा क्या गया है, ठीक है। चित्तमय क्या हो जाएगा, चिन्मय हो जाएगा। ये म पंचमा अक्षर है, इसलिए त किसमें बदल गया, इसके पंचमा अक्षर न में बदल गया, ठीक है। सतमार्ग, सदमार्ग होगा क्या, सतजन सज्जन होगा, बिल्कुल सही है। सत्य गति क्या हो जाएगा, सद गति हो जाएगा, है ना। त ग के कारण ये त के तीसरे में बदलेगा तो क्या होगा, द में बदलेगा, यहाँ सही है। यहाँ क्या होना चाहिए था, म है तो त किसमें बदलेगा, यहाँ न में बदला तो यहाँ भी न में बदलेगा म के कारण। तो ये क्या होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था सन्मार्ग, ठीक है। क्या होना चाहिए था, सन्मार्ग होना चाहिए था। तो यहाँ पे गलत दिया है, तो हमसे गलत पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए किस शब्द की संधि सही नहीं है। यहाँ भी पूछा क्या, नहीं पूछा है कि कौन सी जो संधि है वो गलत दी हुई है। तो देखेंगे सट और आनन, तो ये ड में बदल जाएगा, सडानन हो जाएगा। आधा ट है तो आ में मिल जाएगा ड, तो पूरा हो जाएगा सडानन। तो बिल्कुल सही है, कार्तिकी जी को कहते हैं। सच्चरित क्या हो जाएगा, च के कारण तो अभी किसमें बदलेगा, च में, तो सच्चरित बिल्कुल सही है। तत् उपरांत क्या हो जाएगा, तदो उपरांत नहीं होगा, ठीक है। वाक और इस क्या होगा, वागी से बिल्कुल सही है। इसमें क्या गलती है, देखिए जो मूल है, मूल वाला आपको संस्कृत में तद मिलेगा, है ना। और अगर से ऑप्शन में नहीं है तब आप तद को सही मान सकते हो। तो एक गलती तो हम ऐसे ही मान सकते हैं,
लेकिन अभी क्या है, तद भी चल रहा है बहुत ज्यादा, परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वहां पे तद ऑप्शन में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या किसके साथ करना है, तद के को ही सही मानना है। उसके बाद देखेंगे उपरांत हम लगाएंगे तो त तो बदलेगा किसमें, द में बदलेगा, और ये ऊ आके इसमें मिल जाएगा, तो ये क्या बनेगा, दू बनेगा, है ना। तो ये शब्द ओ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या बनना चाहिए था इसमें, तदु, उपरांत, इस प्रकार से होना चाहिए था। ठीक है, तो आप अगर यहाँ तद को भी सही मानते हो तो यहाँ पे ओ की जगह ऊ होना था, ये गलती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही मानोगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, देखिए इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है। आपको बताना है कि संधि रहित शब्द कौन सा है, मतलब जिसमें संधि नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि जहां विकार होता है वहां संधि होती है। अगर विकार नहीं हुआ है, दो शब्द आपस में जैसे के वैसे मिले हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, तो वो क्या होगा, सहयोग होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या पूछा, सहयोग पूछा गया है। तो परिणाम किससे बना है, ये बना है परि और नाम से। तो यहाँ क्या परिवर्तन हुआ है, इस न का परिवर्तन इस न में, मतलब यहाँ परिवर्तन हुआ है, विकार हुआ है, तो यहाँ तो संधि है। और न का न में परिवर्तन हुआ मतलब व्यंजन में परिवर्तन हुआ, तो व्यंजन संधि है। फलस्वरूप ये शब्द किससे बना है, फल और स्वरूप से। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, सहयोग हो जाएगा, यही सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद, ये है अनु और छेद, यहां क्या हुआ, च का आगमन हो गया, तो च आ गया, क्या आ गया, व्यंजन वर्ण आ गया, तो ये भी क्या है, व्यंजन संधि है। तल्लीन का क्या हो जाएगा, देखो मैंने अभी आपको बताया कि पहले ऑप्शन में आपको तद रखना है ना। अगर तद नहीं है तब आप किसको मान सकते हो सही, तत् को, और ये हो जाएगा लीन। तो यहाँ क्या हुआ है, अगर द भी है या फिर त भी है, तो दोनों किसमें बदले, ल में बदले, मतलब यहाँ भी परिवर्तन है, मतलब व्यंजन संधि है। देखिए किस प्रकार से आपको याद रखना है कि हम तत् को माने या फिर तद धन लीन, यह ऑप्शन दे दिया हो आपको, दूसरा दे दिया हो तत् धन लीन, तीसरा दे दिया हो आपको तत् धन लीन, और चौथा दे दिया हो तद धन लीन। तो देखिए यहाँ पे जिसमें हलंत नहीं है वो ऑप्शन तो पहले कर जाना है। अब बचे दो, तो जो मूल संस्कृत में वो तद है, आपको प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये मानना है आपको सही। अगर मान लो यही प्रश्न में ऑप्शन में यहाँ पे क्या दे दिया आपको, यहाँ आपको दे दिया तल, और फिर इस प्रकार से ऑप्शन दिए हैं, तब अब आपको किसको सही मानना है, तत् को मानना है, क्योंकि तद जो मूल वाला वो नहीं है और हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, तो हम तद इसको वाले ऑप्शन को सही मान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो आपको बताना इसमें संधि विच्छेद कौन सा वाला सही नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा है। ठीक है, तो आद्योपांत का क्या हो जाएगा, आद्य रूपांत, अनुष्ठान का क्या हो जाएगा, अनुवर स्थान, शास्त्र का सत और शास्त्र, परिणत का परि और नत। तो देखिए ये परि और नत, तो ये नत ऐसा ही होता है, र के कारण न क्या हुआ, बदल गया, है ना। इष्ण का परिवर्तन किसमें हो गया, इष्ण में। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ हम देखेंगे तो सत मतलब अच्छा, और शास्त्र बन गया शास्त्र, है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ भी कोई त्रुटि नहीं है। अनुष्ठान का अनु और स्थान, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो इष्टा है ये संधि होने के बाद किसमें बदल जाता है, बदल जाता है इष्ठा में। ठीक है, अब देखेंगे आद्योपांत, आदि और उपांत। जब हम इसका अगर नियम आपको पता होगा कि ई के बाद अगर कोई भी अन्य वर्ण आता है तो ई किसमें बदल जाता है, या में बदलता है, तो ये आ तो जैसे का वैसा होगा,
और ये आधा द जैसे का वैसा, इसमें से जो ई निकला ये किस में बदलेगा, ई बदलेगा य में, आधे य में बदलता है। तो इधर का ऊ आके इसमें मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और ये पांत जैसे का वैसा। अब यू पांत और आद्य में जोड़ दो तो आधा द और यह मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आद्युपांत। ठीक है, तो आद्युपांत का जो संधि विग्रह होगा, ये मतलब विच्छेद होगा, वो क्या होना चाहिए, नहीं क्या पूछा, संधि विच्छेद सही नहीं है। इसका संधि विच्छेद सही नहीं है तो देखिए आद्योपांत का क्या होना चाहिए, आदि और उपांत से क्या बनेगा, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और ये जो है आद्योपांत बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो यहीं पे क्या है, पहला वाला हमारे पास में गलत दिया हुआ है। ठीक है, आदि और उपांत मिलके क्या बनेगा, आद्युपांत मिलेगा बनेगा। ठीक है, और ये जो शब्द है ये कब बनेगा, ये बनेगा आद्य धन उपांत। जब आद्य धन उपांत रहेगा तो अ के बाद कोई अन्य वर्ण आया, मतलब उ आया है, तो उ आता तब वो किसमें बदल जाता है, ओ में बदलता है। अगर आद्य धन उपांत रहेगा तब क्या बनेगा, ये बनेगा आद्योपांत। ठीक है, अगर से यहां है आदि धन उपांत तो ये क्या बनेगा, आद्युपांत। चलिए, तो हमारे पास जो पहला है वो क्या है, गलत है। अगला हम देखेंगे, देखिए उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। अब इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। अभी जो मैंने आपको तद वाला बताया, तत् या फिर तद मानना है, वही कंडीशन इसकी भी है। अब पाणिनि की अष्टाध्यायी देखोगे उसमें जो 22 उपसर्ग है उसमें उद उपसर्ग है, उत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग गलती से क्या हुआ, उत चलते आ रहा है और उसी से संधि भी कर रहे हैं, वही उपसर्ग लगा रहे हैं, तो प्रश्न भी उसी प्रकार बन रहे हैं। ये देखिए 2021 का प्रश्न है ना, पीएसआई एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें क्या माना है, अब ये बिना हलंत वाले तो पहले ही गलत हो जाना है। ये उद है, इसमें हलंत तो होता तब हम ये वाला ऑप्शन मान लेते, लेकिन यहाँ नहीं है तो ये भी क्या है, गलत है। उत हलंत वाला बिल्कुल मान लेंगे, विसर्ग तो होगा नहीं, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, और क्या होता है इसमें, च का आगमन हो जाता है, ये सही है, तो हमारे पास ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे यही होता फिर उद्धन शिष्ट होता, तब आप इसको गलत करके इसको सही मानते। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। चलिए आगे, तो देखिए उत पे भी क्या हुए, प्रश्न बने हुए हैं, है ना। अगर मान लो जो अच्छे से पढ़ रहा हो और उसने पेपर बना दिया तो उसने उत के जगह उत दे देगा और आप उती पढ़ते आ रहे हो और उसको सही मान लोगे। ठीक है, और जब प्रमाण निकालने जाएंगे तो आप संस्कृत में देखोगे ना, हिंदी का मतलब संधि तो संस्कृत से आई है, तो उसी में आपको प्रमाण देखना पड़ेगा। तो अष्टाध्यायी से बड़ा प्रमाण कोई और हो नहीं सकता। ठीक, इसलिए आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए, कब ऑप्शन के अनुसार हमको क्या सही मानना है। इसमें कौन सा संधि शब्द सही है, अब सही वाला पूछा इसमें से। प्रति और इच्छा क्या हो जाएगा, यहाँ की छोटी और यहाँ की बड़ी दोनों मिलकर क्या बनेंगी, बड़ी बनेगी। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, ये गलत दिया है, इसमें होना चाहिए था प्रतीक्षा। हमको सही वाला बताना है। नदी अर्पण क्या हो जाएगा, नद्यार्पण होगा क्या, ये किसमें बदल लेंगे, आधे य में, और अ मिलके क्या हो जाएगा, ये या हो जाएगा पूरा। तो ये क्या बन जाएगा, नद्यार्पण, या आ नहीं आएगा, है ना। तो देखिए संधि के साथ आपको शब्द शुद्धि भी सीखने को मिल रही है ना। तो ये क्या बनेगा, नद्यार्पण बनेगा, नद्यार्पण नहीं बनेगा, तो ये भी गलत है। सत्य नारी क्या हो जाएगा, सन नारी, हमने इसके पहले की एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, तो ये त किसमें बदल जाता है, न को देख के न में बदल जाएगा, तो सन नारी बिल्कुल सही है, तो यही वाला सही है। त्रि और अंबक, अभी हमने देखा कि ई अगर रहा तो वो किसमें बदलता है, आधे अ में, और ये अम्ब का अ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से।
ठीक है। अब ये त्र से ई निकल गया तो त्र कैसा है, आधा हो गया है, या पूरा नहीं होना चाहिए, क्या बनेगा, त्रंबक, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये गलत दिए हुए हैं, इसका सही ये हो जाएगा, और थर्ड वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, पितुर इच्छा का संधि है, इसमें पितुर इच्छा में कौन सी संधि है बताना, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, या फिर कोई नहीं। तो शब्द में देखेंगे कि हमको आ नहीं दिख रहा है, मतलब दीर्घ संधि नहीं है, बड़ी ही नहीं है, बड़ा ऊ नहीं है तो दीर्घ संधि नहीं है, ये ऊ नहीं है तो गुण संधि नहीं है, आए आओ नहीं है तो वृद्धि संधि नहीं है, और भी नहीं है तो गुण संधि नहीं है, या व र के साथ कोई आधा वर्ण नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है, य और व नहीं है बीच में, तो स्वर संधि का कोई इसमें नियम नहीं है, तो ये तो स्वर संधि तो बिल्कुल नहीं है। अब बचा व्यंजन और विसर्ग, तो व्यंजन कहीं से कहीं तक के आपको लग रहा है कि कुछ परिवर्तन हुआ है, च का आगमन होता है छ के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, पितवी और छा, कोई शब्द ही नहीं बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, इसका जो विच्छेद होगा वो होगा पितुह, धन क्या हो जाएगा, इच्छा। अब क्या होता है कि विसर्ग इसमें बदल जाएगा, र में बदल जाता है, इसके लिए आपको पूरे नियम पता होना चाहिए विसर्ग संधि के, कि विसर्ग कब र में बदलता है, कब ओ में बदलता है, कब स में बदलता है। ठीक है, देखेंगे, ये बदलेगा र में, और ये ई आके इसमें मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, री, आधे र में बदलता है विसर्ग, है ना, तो री हो जाएगा, ये हो जाएगा पितु री इच्छा। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सी संधि हो जाएंगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, तो पितु धन इच्छा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए क्या है हमारे पास, मदोमंत का संधि विच्छेद बताना आपको। अब बताया है मैंने आपको कि ओ की मात्रा दो कंडीशन हो सकती है, या तो विसर्ग बदलेंगी या फिर ऊ में बदलेगी, है ना, अगर इसमें बदला तो गुण और इसमें बदला तो विसर्ग। हम मद कर सबसे पहले किसमें बदलेंगे, ऊ में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा मद और उन्मत्त, तो ये शब्द होता है उन्मत्त, तो यही हो जाएगा हमारे पास। अगर हम इसको मदह कर देते हैं और फिर नमत, कोई शब्द ही नहीं होता है, तो इसलिए क्या विसर्ग संधि नहीं होंगी, ये जो ओ की मात्रा है ऊ में बदलेगी, तो मद और उन्मत्त हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। तो मद और मत बिल्कुल नहीं, मद और उन्मत्त यही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही। मद और मत नहीं होगा, मदन तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। गवेषणा का संधि विच्छेद बताना है। गवेषणा का अर्थ होता है खोज करना किसी चीज की, और जो संस्कृत में था ये किसके लिए था, किसी गाय खो जाती थी तो उसको जब खोजते थे, ढूंढते थे, तो उसके लिए गवेषणा शब्द का प्रयोग करते थे। तो गाय से संबंधित है तो गो वाला होगा, तो गौ वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब बच्चे गो वाला, अब एष्णा ये शब्द सही है, फिर ये सही है ना, तो ये वाला गलत है, ये क्या है, एष्णा शब्द ये होता है, तो गो और एष्णा मिलके क्या बन जाएगा, गवेषणा, तो हमारे पास ये वाला सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न हम देखेंगे। उच्चारण में आपको संधि बताना है कि कौन सी संधि है, तो यहां भी देखिए याद रखना है कि सबसे पहले आपको उद को प्राथमिकता देना है, उद धन चारण, तो व्यंजन संधि है, अगर उद ऑप्शन में नहीं है तब आप इसको उद के साथ भी मान सकते हो, उदाचारण। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको मानना है, सेकंड पे इसको मानना है, तो दोनों कंडीशन में, तो ये कौन सी संधि, द और त बदल रहे हैं, मतलब परिवर्तन किसमें है, व्यंजन में है, तो कौन सी संधि हो जाएंगी, व्यंजन संधि, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम। उत्तरायण का संधि विच्छेद बताना आपको कि क्या होगा। उत्तर अयन, तो ये वाला न नहीं होता है, ठीक है, तो ये वाला न वाला काट दो, यहां भी है तो ये भी काट दो, और उत्तर होता है, उत्तरा नहीं होता है, तो उत्तरा वाला भी काट दो, बचा क्या अब आपके पास में, सेकंड ऑप्शन बचा ना, तो ये जो ना है संधि होती तो र के कारण ये ना किसमें बदल जाता है, इस न में बदल जाता है, तो ये बन जाता है उत्तरायण। और इसमें संधि कौन सी है,
यहाँ का और यहाँ का मिलके क्या बन जा रहा आ, तो जाती है स्वर संधि, वो भी दीर्घ स्वर संधि। तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए ये अंतिम प्रश्न है। आत्मानंद का संधि विच्छेद बताना आपको। आत्म आनंद नहीं होगा, आत्म मतलब स्वयं आनंद हो जाता है, जो अर्थ नहीं बैठता है। आत्मा आनंद भी नहीं होगा, आत्मन और आनंद नहीं होगा। यहाँ आ है मतलब कि दीर्घ संधि का नियम लगा है, तो आत्मा और आनंद है ना, जो आत्मा का आनंद होता है उसको आत्मानंद कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में आ और आ मिलके क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो दीर्घ स्वर संधि, और ये हमारे पास में सही हो जाएगा। देखिए आत्मा के साथ भी यहाँ का और यहाँ का मिलके आ बनता है, लेकिन अर्थ पे जाना है। आत्मानंद का अर्थ क्या होता है, जो आत्मा का आनंद हो, तो आत्मा का आनंद, तो इसलिए आत्मा और आनंद हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब जो कल की कक्षा रहेगी उसमें दूसरा टॉपिक लाऊंगा। ठीक है, जब क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।